हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो सीआईटीएस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो अपनी ये सीरीज चल रही है, इसमें ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड हो चुकी है। आज की 5वीं वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 100 तक डिस्कस किया था, उसके आगे आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा लें, जिससे आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे। साथ ही साथ अपने डाउट सॉल्विंग के लिए, डिस्कशन के लिए आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन करके वहां पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, या जितनी भी पीडीएफ है रिलेटेड टू प्रिपरेशन उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Which one of the following is an advantage of using gauge? गेज का प्रयोग करने का उसमें से क्या फायदा होता है? सेविंग टाइम, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, बोथ सेविंग टाइम एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो बेसिकली गेज का प्रयोग करने से क्या होता है, हमारे समय की भी बचत होती है और साथ ही साथ उत्पादन में भी वृद्धि होती है। तो ये दोनों यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएंगे। जैसे आपको पता है गेज में हो गया रिंग गेज, हो गया प्लग गेज, हो गया। ठीक है, मान लो रिंग गेज है जिससे हम क्या कर रहे हैं, थ्रेड थ्रेड रिंग गेज, थ्रेड चेक कर रहे हैं। तो उसमें हमारा मेजर, माइनर, पिच, फ्लैंक, एंगल सभी कुछ एक साथ चेक हो जा रहा है, हमें पता चल जा रहा है थ्रेड सही है कि नहीं है। ठीक है, अब यदि अब इन सारे पैरामीटर्स को हमें एक एक करके चेक करना हो तो काफी टाइम लगेगा, और टाइम जब लगेगा तो आपका वहां सीधा सीधा बात है कि वहां पर जो प्रोडक्शन का कॉस्ट होगा वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए गेज का प्रयोग किया जाता है कि जिससे टाइम की बचत की जा सके, पार्ट के इंस्पेक्शन में कम से कम समय लगे। अब जब समय कम लगेगा तो ऑटोमेटिक उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जिससे हमारे प्रोडक्शन में कमी, मतलब प्रोडक्शन में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लेन रिंग गेज आर यूज टू चेक ऑफ सिलेंड्रिकल वर्क पीस। बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है जो प्लेन रिंग गेज होता है। अब यहाँ पर प्लेन है, ध्यान में आपको देना है, क्या है, प्लेन है। ठीक है, तो प्लेन रिंग गेज है तो ये क्या चेक करेगा, तो बेसिकली ये सिलेंड्रिकल पार्ट का आउटसाइड डायमीटर चेक करेगा। रिंग गेज बेसिकली आउटसाइड के लिए होता है, और प्लग गेज किसके लिए होता है, तो प्लग गेज होता है इनसाइड डायमीटर को चेक करने के लिए। कब है, जब प्लेन रिंग गेज पूछा जाए तो आउटसाइड डायमीटर, प्लेन प्लग गेज पूछा जाए तो इनसाइड डायमीटर। यहीं पर आपसे पूछा जाता कि थ्रेड रिंग गेज तो क्या चेक करता है, एक्सटर्नल थ्रेड को, थ्रेड प्लग गेज तो चेक करता है इंटरनल थ्रेड को। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ वाशर। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा वाशर का प्रकार है? स्प्रिंग वाशर, टैब वाशर, फाइबर वाशर, या ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें से सभी के सभी क्या हैं, वाशर हैं। बेसिकली वाशर का प्रयोग क्या होता है, तो जब हम नट बोल्ट के द्वारा कोई भी ज्वाइन कर रहे हैं, असेंबली कर रहे होते हैं, तो वहां पर जो फोर्स होता है उस फोर्स को लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और डायरेक्ट वो उसके कांटेक्ट में ना आए पार्ट के, जिससे वहां पर थोड़ा डैमेज ना हो, उसको भी बचाने के लिए हम यहाँ पर बेसिकली वॉशर का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो मेन पर्पज होता है वहां पर जो फोर्स कार्य कर रहा होता है उसको लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब इसके अंतर्गत कई सारे वॉशर आते हैं, जैसे स्प्रिंग वॉशर, तो इसका प्रयोग किया जाता है बेसिकली जहां पर ज्यादा अधिक मोर वाइब्रेशन हो, अधिक कंपन हो, तो वहां पर स्प्रिंग वॉशर का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्प्रिंग वॉशर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो अधिक कंपन वाले जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है। टैब वॉशर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जब कभी हमें प्लेट के एज के सहायता से, मतलब कोई आपका कहीं जॉइंट है जहां पर आप लॉक कर रहे हैं, वहां पर एज के साथ आपको लॉक करना हो, तो वहां पर प्रयोग किया जाता है, टैब वॉशर का प्रयोग किया जाता है। फाइबर वॉशर बेसिकली ये सब इंसर्ट के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, जहां पर आपका तो लीक लीक प्रूफ जॉइंट वगैरह बनाना होता है, तो वहां पर इसका प्रयोग बेसिकली किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नट शोन इन द फिगर। यहाँ पर चित्र में आपको एक फिगर दिखाया गया है, ये किसका चित्र है आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर ये आपका हो गया हेक्सागोनल वाला पूरा एरिया, और उसके ऊपर यहाँ पर एक आपका एक कॉलर बना हुआ है, और इस कॉलर में कई सारे यहाँ पर ग्रुप काट दिए गए हैं, जिससे कि स्प्लिट पिन इसमें फिक्स करके क्या किया जा सके, इसको लॉक किया जा सके। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये कौन सा नट होता है, तो इस नट का नाम क्या है, तो इसका नाम है कैसल नट। ठीक है, इस नट को क्या नाम से जानते हैं, कैसल नट। ऐसा नट जिसका शेप क्या होता है, हेक्सागोनल, उसके ऊपर एक कॉलर होता है, और कॉलर में आप
कि क्या कर दिया जाता है, ग्रुप काट दिए जाते हैं स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए, जिसे हम कैसल नट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया गया बिंग नट, आप सभी को पता है कहाँ पर प्रयोग करते हैं, तो हेक्सा ब्लेड में प्रयोग करती हैं, ऐसे जगह पर जहां पर फ्रीक्वेंट लूजनिंग ओपनिंग हो वहां पर प्रयोग कर सकते हैं। स्क्वायर नट बेसिकली प्रयोग किया जाता है आपका जब हाथ से इसको खोल सकते हो, मैक्सिमम में कोच बिल्डिंग वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है स्क्वायर नट, ठीक है। Next question. Which of the following is the sensory part of coordinate measuring machine that is responsible of sensing different parameter required for the measurement? बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है जब हम सीएमएम का प्रयोग करते हैं तो उसमें मेजर करते हैं, इसमें उसका कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो कि सेंस करने का काम करता है। चाहे आप कोई भी पार्ट जब मेजर कर रहे होते हैं तो उसमें सेंसिंग का काम किसका होता है, तो प्रोब का काम होता है, ठीक है। प्रोब की सहायता से क्या करते हैं, हम जिस भी पार्ट को टच करते हैं, जहां भी टच करते हैं तो उसको क्या करता है, सेंस कर। मान लीजिए आप प्लेन मेजर कर रहे हैं, सिलेंडर मेजर कर रहे हैं, सर्किल मेजर कर रहे हैं, जहां पर आप ले जाके उसको टच करते हैं फीचर पर, तो उसको सेंस करने का काम कौन करता है, प्रोब करता है। बेसिकली ये कई सारे मटेरियल के आते हैं, जो मैक्सिमम प्रयोग किया जाता है वो रूबी का यहाँ पर प्रोब प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सी स्टैंड फॉर इन कैड? कैड में सी का मतलब क्या होता है, तो कैड का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कंप्यूटर एडेड डिजाइन करके होता है। तो यहाँ पर सी का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर। ए का मतलब एडेड, डी का मतलब डिजाइन, तो सी का मतलब हो जाता है कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हेन ड्राइंग इन 2D, व्हाट एक्सिस डू यू नॉट वर्क विथ? जब आप यहाँ पर कोई भी पेपर है, कोई भी आपका ड्राइंग शीट है, उस पर कोई ड्राइंग बना रहे होते, कोई भी फिगर बना रहे होते हैं, तो आप सभी को पता है एक्सिस तीन होते हैं, एक्स वाई जेड। तो वहां पर आप जब पेपर पे काम कर रहे होते हैं, ड्राइंग शीट पे काम कर रहे होते हैं, तो किस एक्सिस पर काम नहीं कर रहे होते हैं, तो होता है आपका जेड एक्सिस। चूंकि पेपर क्या है, प्लेन है, 2D है, तो उसमें आपका जेड एक्सिस नहीं होता, उसमें हम काम कर रहे होते हैं एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, लंबाई चौड़ाई पे काम करते हैं। आप मोटाई वाले पोर्शन पे हम काम नहीं कर रहे होते, तो क्या आंसर सही हो जाएगा, जेड एक्सिस सही हो जाएगा। Which of the following is a semi solid lubricant? कई बार क्वेश्चन आ चुका है। सेमी सॉलिड किसके अंतर्गत आता है, जो यहाँ पर ग्रीस ऑप्शन दिया गया है किसके अंतर्गत आता है, सेमी सॉलिड। बाकी माइका, टाल्क, ग्रेफाइट सॉलिड हो गया, कैस्टर आयल, लॉर्ड आयल, सोल्यूबल आयल, सब लिक्विड में हो गया। व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग कूलेंट? कूलेंट के प्रयोग करने का कारण क्या होता है, तो कूलेंट के प्रयोग करने का एक ही कारण होता है, यहाँ पर जो आपका कटिंग टूल है और वर्क पीस है उसको ठंडा रखा जा सके, जो हीट जनरेट हो रही है उसको मिनिमाइज किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an use of bearing? निम्नलिखित में से बेसिकली बियरिंग का प्रयोग कौन सा है? पहला ऑप्शन सपोर्ट द शाफ्ट, अलाउ द शाफ्ट टू रन फ्रीली, मिनिमाइज द रबिंग एक्शन। तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। बेसिकली जो बियरिंग होती है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जो भी कोई घूमती हुई रनिंग शाफ्ट होती है उसको सहारा देने के लिए, बैलेंस करने के लिए, और इजीली उसमें क्या कर सके, फ्रीली रन कर सके, और जहां पर रबिंग एक्शन होता है, घर्षण करके चलती है, उसको भी मिनिमाइज किया जा सके। तो ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a synthetic material of bearing? यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिया गया, इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा बियरिंग का सिंथेटिक मटेरियल नहीं है। पहला नायलॉन, टेफ्लॉन, ब्रास या फिर प्लास्टिक। तो नायलॉन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सभी क्या है, सिंथेटिक मटेरियल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ब्रास आपका सिंथेटिक मटेरियल नहीं है। अब यहाँ पर कई बार आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कई बार इसमें से किसी एक को ऑप्शन में, मतलब किसी एक से पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पूछ लिया जाए कि नायलॉन के बेयरिंग का प्रयोग कब करते हैं, तो बेसिकली यह पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सी बेयरिंग होती है जो कि सेल्फ लुब्रिकेटिंग होती है, तो कौन सी बेयरिंग होती है, नायलॉन। नायलॉन की बेयरिंग क्या होती है, सेल्फ लुब्रिकेशन का इसमें गुण पाया जाता है, इसलिए इसमें लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं होती। बेसिकली छोटे छोटे साइजों की बेयरिंग जो बनाई जाती है नायलॉन की बनाई जाती है, और इसका प्रयोग हल्के लोड के लिए प्रयोग किया जाता है। मेन इसकी क्वालिटी क्या है कि इसमें लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं होती है। अगर टेफ्लॉन के बारे में आपसे पूछा जाए तो इसका जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है काफी लो होता है, काफी कम इसका घर्षण गुणांक होता है, ठीक है। इसलिए इसका प्रयोग वहां करते हैं जहां पर हीट और फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा हो, वहां पर प्रयोग करते हैं।
जहां पर हीट और फ्रैक्शन ज्यादा हो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, टेफ्लॉन के बेरिंग का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काफी कम होता है और साथ ही क्या होता है, केमिकल रेजिस्टिव भी होता है। मतलब जो भी आपका कह सकते हैं जो भी अम्ल वगैरह होते हैं उसका इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, रसायन प्रतिरोधी होता है। ठीक, कोई भी केमिकल का इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ऐसे जगह पर जहां पर केमिकल का वर्क हो वहां पर भी टेफ्लॉन वाले बेरिंग का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और बेरिंग मटेरियल के बारे में पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है बेसिकली बेरिंग किसकी बनाई जाती है, तो मोस्टली जो बेरिंग होती है वो गन मेटल की बनाई जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा से ज्यादा। या सीधा पूछ लिया जाता है कि बेरिंग बुश किसके बनाए जाते हैं, तो किसके बनाए जाते हैं, गन मेटल के बनाए जाते हैं। यहाँ पर व्हाइट मेटल या बेबिट मेटल के बारे में पूछा जा सकता है, तो उसका प्रयोग किया जाता है जो सेल बेरिंग होती है उसकी लाइनिंग को भरने के लिए। नेक्स्ट कई बार पूछा जाता है कास्ट आयरन की बेरिंग का प्रयोग कब करते हैं, तो कास्ट आयरन की बेरिंग का प्रयोग करते हैं लो स्पीड के लिए और हैवी लोडिंग के लिए, जहां पर भार लोड ज्यादा हो और स्पीड कम रखनी हो, ऐसे केसेस में कास्ट आयरन की बेरिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरेज स्पेस फॉर ए फ्लूइड इज कॉल्ड, एक तरल पदार्थ के भंडारण वाले स्थान को या जहां पर उसे हम स्टोर करके रखते हैं फ्लूइड को, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे रिजर्वायर के नाम से जाना जाता है। जो भी आपका फ्लूइड होता है उसे कहाँ स्टोर करते हैं, तो रिजर्वायर में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ न्यूमेटिक रिलेटेड with systems operated with, the study of pneumatics related with system operated with, जो न्यूमेटिक्स होता है बेसिकली इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, तो न्यूमेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, न्यूमेटिक्स में अध्ययन किया जाता है ईयर से रिलेटेड। ठीक है, जितने भी जो भी सिस्टम आपके ईयर पे काम करते हैं उसके स्टडी को क्या कहते हैं, तो उसके स्टडी को कहा जाता है आपका न्यूमेटिक। और अगर यही फ्लूइड हो जाए तो फ्लूइड को क्या कहेंगे, हम हाइड्रोलिक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लुब्रिकेंट ऑयल इज इट्स, यहाँ पर बेसिकली पूछा गया जो भी लुब्रिकेंट ऑयल होते हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है, तो कोई भी लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसका जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो उसकी क्या होती है, विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो आपका लुब्रिकेंट है कितना गाढ़ा है वही उसका क्या है, विस्कोसिटी है। तो विस्कोसिटी किसी भी लुब्रिकेंट के गाढ़ेपन को दर्शाती, कितना गाढ़ा है कितना पतला है वो किससे पता चलता है, तो उसकी विस्कोसिटी से पता चलता है और किसी भी लुब्रिकेंट का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एनी वर्किंग और कंट्रोल सिस्टम दैट यूज लिक्विड एज ए ट्रांसमिटिंग फ्लूइड इज नोन एज, अभी हमने ऊपर चर्चा किया था कि जब कोई ऐसा सिस्टम जिसमें हम एयर का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, न्यूमेटिक कहेंगे। और अगर यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाए, लिक्विड का प्रयोग किया जाए, किसका प्रयोग किया जाए, लिक्विड एज ए ट्रांसमिटिंग फ्लूइड के रूप में प्रयोग किया जाए तो उसे क्या कहेंगे हम, तो उसे हाइड्रोलिक सिस्टम के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोलिक में लिक्विड और न्यूमेटिक में एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा मटेरियल हैंडलिंग है। मटेरियल हैंडलिंग इन द सेंस कोई भी आपका वर्कशॉप में कोई मटेरियल है, मशीन है, उसको उठाने के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्रेन का भी प्रयोग करते हैं, कन्वेयर का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, बोथ क्रेन एंड कन्वेयर, दोनों के द्वारा मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, तो इसे हम मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू चेक टेपर, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है टेपर को चेक करने के लिए। ऑप्शन है बाल एंड रोलर गेज, फीलर गेज, वायर गेज या फिर माइक्रोमीटर, तो किसका प्रयोग करते हैं, बाल एंड रोलर गेज का प्रयोग करके क्या चेक कर सकते हैं, हम टेपर के एंगल को चेक कर सकते हैं। बेसिकली जो भी आपके टेपर होते हैं, आउटसाइड टेपर होते हैं, उसका प्रयोग हम बाल और रोलर गेज की सहायता से चेक कर सकते हैं। फिलर गेज को हम क्या कहते हैं, थिकनेस गेज भी कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग कोई भी दो मैचिंग पार्ट होता है उसके बीच के गैप को चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वायर गेज हो गया, वायर गेज को कहाँ प्रयोग करते हैं, तो कोई सीट है या कोई वायर है उसकी थिकनेस को चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं।
माइक्रोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो माइक्रोमीटर आपका प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। कोई भी आईडी हो गया, ओडी हो गया, लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, थिकनेस हो गया, तो उसको चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है माइक्रोमीटर का, बेसिकली लीनियर डायमेंशन के लिए, प्रिसीजन मेजरमेंट के लिए। Which of the following quantity can be measured with the help of एंगल गेज ब्लॉक? एंगल गेज ब्लॉक की सहायता से क्या मेजर किया जा सकता है? तो इसके सहायता से भी हम क्या मेजर करते हैं? कोण को मेजर करते हैं। बेसिकली कई सेट में पाए जाते हैं, जैसे डिग्री का सेट अलग होता है, मिनट का सेट अलग होता है, सेकंड का सेट अलग होता है। तो अकॉर्डिंग टू यूज के अनुसार इसको हमें क्या करना होता है? आपस में जोड़ करके, कंबाइन करके एक पर्टिकुलर ब्लॉक बना करके हम यहाँ पर एंगल को चेक कर सकते हैं या फिर बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फिगर। यहाँ पर आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है, आपको पहचानना है कि इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे साइन बार के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? साइन बार के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस मटेरियल का बना होता है, तो बेसिकली स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील, या फिर अगर स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील ऑप्शन में नहीं है तो टूल स्टील के तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कई बार पूछा जाता है कि साइन बार में 3 से 4 होल बने होते हैं, इस होल का काम क्या होता है? तो इस होल की वजह से क्या हो जाता है? इसका थोड़ा वेट कम हो जाता है और इसे हम इजीली क्या कर सकते हैं? हैंडल कर सकते हैं। तो ऑप्शन में आपको टिक करना है टू हैंडल इजीली, आसानी से उसको उपयोग करने के लिए यहाँ पर होल किए जाते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें हम होल्ड भी कर सकते हैं, चूंकि पूरा ये सॉलिड रहेगा तो वेट भी ज्यादा हो जाएगा, तो इससे भार भी कम हो जाता है और इजीली इसे हम हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछा जाता है कि ये किसके प्रिंसिपल पर कार्य करता है? तो किसके प्रिंसिपल पर कार्य करता है? तो टेग्नोमेट्री के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसी के प्रिंसिपल पर बेसिकली ये कार्य करता है। कौन सा? आपका साइन बार। यहाँ पर जो आपकी ये होती है, एक बार फिर से फिगर बनाते हैं। यहाँ पर जो आपका टेग्नोमेट्री प्रिंसिपल पर कार्य करता है, और टेग्नोमेट्री प्रिंसिपल में पूछा जाता है कि बेसिकली जो ये आपका स्लिप गेज होता है, ये कहाँ पर होता है? तो ये हाइपोटेनियस पर होता है। जो आपका ये हाइपोटेनियस वाला होता है आपका सिरा, यहाँ पर हम लगाते हैं किसको? साइन बार को। और जो आपका ये परपेंडिकुलर होता है, इस परपेंडिकुलर पे हम लगाते हैं स्लिप गेज को, और यहाँ पर हम एंगल को मेजर कर लेते हैं 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री पर इसको सेट करते हैं। तो बेसिकली किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? तो टेग्नोमेट्री प्रिंसिपल पर कार्य करता है। इसके द्वारा हम 1 मिनट की एक्यूरेसी में एंगल को चेक कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइन बार का जो लंबाई होती है कहाँ से कहाँ तक ली जाती है? तो इसमें जो आपके 2 रोलर लगे हुए हैं, इन दोनों रोलर के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है, यही आपकी क्या कहलाती है? तो वही कहलाती है आपकी यहाँ पर साइज। साइज कैसे लिया जाता है? तो दोनों रोलर के सेंटर के बीच की दूरी के द्वारा इसका साइन बार का साइज लिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लग गेज किसका प्रयोग करेगा? तो प्लग गेज अगर बेसिकली इंटरनल फीचर के लिए प्लेन है तो डायमीटर चेक करेगा। ठीक है, और अगर आपका थ्रेडेड है तो थ्रेड को चेक करेगा। वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर दोनों आपके लीनियर प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आ जाते हैं। द यूज ऑफ साइन बार इज बेस्ड ऑन द फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछ लिया गया है कि जो साइन बार का यूज होता है किसके फंक्शन पे करते हैं? तो टेग्नोमेट्री फंक्शन पे इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, द डायल टेस्ट इंडिकेटर इज यूज्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क। डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग किसके कार्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन, पैरेललिज्म, टू चेक पैरेललिज्म ऑफ शाफ्ट, टू चेक कंसेंट्रिसिटी ऑफ होल, टू चेक प्लेन सरफेस ऑफ फ्लैटनेस एंड पैरेललिज्म। तो बेसिकली इस सभी के लिए प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा हम शाफ्ट का पैरेललिज्म चेक कर सकते हैं, होल की कंसेंट्रिसिटी चेक कर सकते हैं, किसी भी फ्लैट सरफेस का फ्लैटनेस और पैरेललिज्म चेक कर सकते हैं। किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो रैक और पिनियन के सिद्धांत पे ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू गाइड द टूल एंड लोकेट द जॉब इन मास प्रोडक्शन प्रोसेस। जब भी हम मास प्रोडक्शन में बात की जाए टूल को गाइड करने के लिए, जॉब को लोकेट और होल्ड करने के लिए, तो किसका प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर जिग का प्रयोग करेंगे। अगर यहीं पर टूल को गाइड ना पूछा जाता तो किसका प्रयोग करके? तो उस केस में हम फिक्चर का प्रयोग करते। लेकिन ये पूछ रहा है कि यहाँ पर आपको गाइड भी करना है और होल्ड भी करना है, लोकेट करना है, तो किसका प्रयोग करेंगे? तो इस केस में आप प्रयोग करेंगे जिग का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्चर इज ए प्रोडक्शन डिवाइस व्हिच, यहाँ पर पूछ लिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिक्चर एक प्रोडक्शन डिवाइस है जिसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो उसका प्रयोग किया जाता है जो भी वर्क पीस होती है उसको होल्ड करने के लिए और होल्ड और लोकेट करने के लिए। तो बेसिकली फिक्चर कहाँ प्रयोग करेंगे, होल्ड और लोकेट करने के लिए वर्क पीस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ जिग, निम्नलिखित में से जिग का प्रकार कौन सा है, तो प्लेट जिग, चैनल जिग, बॉक्स जिग, ये सभी जिग के अंतर्गत ही आते हैं। प्लेट जिग और चैनल जिग इन दोनों में आपकी बेस प्लेट नहीं होती है, तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कौन सी जिग है जिसमें बेस प्लेट नहीं होती, तो प्लेट जिग और चैनल जिग कोई भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। प्लेट जिग का बेसिकली प्रयोग करते हैं प्लेट पर ड्रिलिंग के लिए। चैनल जिग सी शेप में पाया जाता है, रेक्टेंगुलर जॉब में ड्रिलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। बॉक्स जिग, इसे टम्बल जिग के नाम से भी जाते हैं, जो छोटी जॉब होते हैं इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसमें किसी भी डायरेक्शन से यहाँ पर ड्रिलिंग की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, व्हिच इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट एक्सीडेंट व्हिल वर्किंग ऑन प्रेस, प्रेस पर कार्य करते समय दुर्घटना से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। ऑप्शन, वर्क वेरी फास्ट, तेजी से काम करना। फॉलोइंग द सेफ्टी रूल रिलेटेड टू प्रेस एंड वर्क, प्रेस और कार्य से स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना। वर्किंग विथ योर वे, अपने तरीके से काम करना, या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फॉलोइंग द सेफ्टी रूल्स रिलेटेड टू प्रेस एंड वर्क प्लेस, जो भी आपका प्रेस मशीन से संबंधित है सेफ्टी प्रिकॉशन, वर्क प्लेस से संबंधित सेफ्टी प्रिकॉशन है, उसको प्रयोग करके आप दुर्घटना से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डाई, निम्नलिखित में से डाई का प्रकार कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है प्रोग्रेसिव डाई, इनवर्ट डाई या कंपाउंड डाई। तो बेसिकली ये तीनों क्या होते हैं, डाई के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पावर ट्रांसमिशन मीन्स शोन इन द फिगर, यहाँ पर आपको एक फिगर दिया गया, पूछा गया है पावर ट्रांसमिशन का कौन सा प्रकार है, या ये फिगर का नाम क्या है। तो बेसिकली ये क्या है, गियर है। और गियर में भी बात किया जाए, एक मिनट, ये बेसिकली किसका फिगर है, तो ये आपका फिगर है गियर का, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो आपके नेक्स्ट ऑप्शन दिए गए हैं क्लच, कपलिंग, बेल्ट, ये सभी के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया है प्रीवियस वीडियो को, तो वहां से देख के आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं। क्लच बेसिकली कब प्रयोग करते हैं, तो जब हमें ग्रेजुअल मैनर में धीरे धीरे उसकी स्पीड को क्या करना है, बढ़ाना है, तो क्लच का प्रयोग करते हैं। कपलिंग का प्रयोग किया जाता है बेसिकली शाफ्ट को ज्वाइन करने के, जब हमें लंबी दूरी में पावर ट्रांसमिशन करना होता है। बेल्ट का प्रयोग करते हैं, बेल्ट ड्राइव का प्रयोग किया जाता है आपका पुलिस के साथ, बेसिकली लंबी दूरी पर पावर ट्रांसमिशन करने के लिए, ठीक है। और इस गियर की बात की जाए तो यहाँ पर इसके तीत आप देख रहे होंगे, जो यहाँ पर इसकी एक्सिस है उसके पैरेलल में इसके तीत कटे हुए हैं, तो इसे किस नाम से जानेंगे, तो इसे हम स्पर गियर के नाम से भी जानते हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ब्रोचिंग, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया, पूछा गया कौन सा ब्रोचिंग का प्रकार है। तो इंटरनल ब्रोचिंग, पुश टाइप ब्रोचिंग, मॉड्यूलर टाइप ब्रोचिंग, ये सभी क्या है, ब्रोचिंग के ही प्रकार होते हैं। ब्रोचिंग में किसका प्रयोग किया जाता है, तो एक बहुत लंबा सा हमारा टूल होता है जिसे हम कहते हैं ब्रोच, जिस पर आपके कह सकते हैं दांते कटे होते हैं, जिसकी सहायता से हम एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार की ब्रोचिंग करते हैं। और मेन यहाँ पर दो होता है, पुश टाइप और पुल टाइप ब्रोचिंग। इसमें बेसिकली आपका जॉब स्टेशनरी होता है और आपका क्या करता है, ये टूल जिसे हम ब्रोच कहते हैं वो आपका मूवमेंट करता है, हॉरिजेंटली भी होता है और वर्टिकल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिनिशिंग ऑपरेशन, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा फिनिशिंग ऑपरेशन के अंतर्गत आता है। ड्रिलिंग, मिलिंग, टर्निंग या फिर लैपिंग, तो कौन सा हो जाएगा, लैपिंग। लैपिंग और होनिंग ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, फिनिशिंग प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से लैपिंग आपका बेसिकली एक्सटर्नल सरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है और होनिंग इंटरनल सरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है। ड्रिलिंग होल करने के लिए, मिलिंग आपका कटर्स की सहायता से प्रयोग करते हैं डिफरेंट शेप में आपका कट करने के लिए। टर्निंग लेथ मशीन का ऑपरेशन हो गया सिंगल पॉइंट टूल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग ऑफ बोर इन फेरस एंड नॉन फेरस मेटल, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का प्रयोग लौह और अलौह धातुओं के बोर के परिष्करण के लिए किया जाता है। बेसिकली यहाँ पर पूछा जा रहा है
होल की फिनिशिंग के लिए इंटरनल सरफेस है, उसकी फिनिशिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो ऊपर वाले ही क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि जो होनिंग प्रोसेस होती है किसके लिए होती है? इंटरनल सरफेस के लिए प्रयोग की जाती है, जिसमें एब्रेसिव स्टिक की सहायता से यहाँ पर होनिंग प्रोसेस को हम कंप्लीट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर एक ऑप्शन और क्लियर कर लीजिए, जो बफिंग होती है ये भी क्या होती है? सुपर फिनिशिंग प्रोसेस के अंतर्गत आती है। इसमें आपका क्लॉथ व्हील की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? काफी अच्छी मिरर फिनिश में हम मेटल को फिनिश कर सकते हैं। तो बफिंग भी क्या होती है? सुपर फिनिशिंग प्रोसेस के अंतर्गत आती है। Which of the following is a measuring instrument? निम्नलिखित में से कौन सा आपका एक मापन या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है? तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सभी को पता चल जाएगा। तो स्टील रूल है, ये क्या है? एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। फाइल क्या है? कटिंग टूल है। स्क्राइबर क्या है? मार्किंग टूल है। स्टील रूल इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 0.5 mm इसका लिस्ट काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following is a non-ferrous metal? यहाँ पर अगर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से एक अलौह धातु है, नॉन फेरस मेटल है। नॉन फेरस इन द सेंस उसमें आयरन कंटेंट नहीं पाया जाता है। तो कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टील, ये तीनों आपका क्या है? आपका फेरस मेटल के अंतर्गत आता है, जबकि एल्यूमिनियम क्या है? एक नॉन फेरस मेटल है। कास्ट आयरन में लगभग 2 से 4% तक कार्बन परसेंटेज मात्रा पाई जाती है। रॉट आयरन आपका सबसे प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होता है 99.9%। इसमें आपका शुद्ध लोहा पाया जाता है। 0.01% ही लगभग इसमें कार्बन की परसेंटेज पाई जाती। स्टील आपका लगभग अप टू 0.15 या 1.5% या 1.7% तक स्टील में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे अप टू 0.15% डेड माइल्ड स्टील, अप टू 0.3% जिसे आप माइल्ड स्टील कह सकते हैं। ठीक, 0.3 से आपका 0.7 से आप मीडियम कार्बन कह सकते हैं। 0.7 से 1.5 या 1.7 तक हाई कार्बन स्टील के नाम से इसे हम जानते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया 100 से लेकर 132 नंबर के क्वेश्चन को। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे। कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन करके वहां पर अपने डाउट को पूछ सकते हैं, या इन सभी क्लासेस के पीडीएफ को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और भी जो कंटेंट है चैनल पे, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से अपने कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।